कहाँ थे हम लोग सर? IFRS 8 के MCQs बाकी थे, है ना? और होमवर्क क्या क्या दिया था, जरा जल्दी से बताएं। आए सर आए। IAS 41 ये वो स्टैंडर्ड है जो कि ICAP शरारत करता है, पढ़ाता यहाँ पर है, टेस्ट कर लेता है FFR में कभी कभी, सही है, यहाँ पर भी करता है। तो आ जाए सर IAS 40, उसका नाम क्या है? बायोलॉजिकल एसिड्स। अब इधर देख लेना सर, बायोलॉजिकल एसिड क्विकली बता देता हूं, सिर्फ इसमें का मतलब होता है लिविंग एनिमल और प्लांट, लिविंग एनिमल और प्लांट, सही है सर। इसका टेस्टिंग लेवल क्या है? T1 है, P क्या है? 2 है। 4 क्लासों में ये टॉपिक भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, सही है ना? तो 4 क्लासों का ये टॉपिक है। अब इसमें पढ़ेंगे क्या क्या आ जाए? ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डेफिनेशंस, इनिशियल मेजरमेंट, आए सर आए। इसमें कुल मिला के कितनी बातें पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डेफिनेशंस, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट और अब सर एक इसमें सवाल है। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव समझने के लिए एक सवाल है। सवाल ये है सर, कंपनी के लिए IAS अप्लाई होते हैं, ऐसा ही है? ये चीज़ कोई नॉर्मल भाड़े वाले पे तो अप्लाई होंगे नहीं, है ना? देखा जाए तो वो भी अकाउंटिंग करता है, लेकिन जो आपका डेयरी फार्म होता है, अगर वो कंपनी है तो IAS 41 अप्लाई करना उस पर ज़रूरी है, वरना ज़रूरी। तो सर भाई जो एक डेयरी फार्म वाले, सपोज करें कंपनी भी है, या कोई एक पौधों वाला है, नर्सरी है, सही है ना सर? वो भी IAS 2 तो लगा सकते भाई। वो भैंस देखा जाए तो उसकी एक तरह से इन्वेंट्री है, गाय उसकी क्या है? पौधा उसकी क्या है? इन्वेंट्री है भाई। ये जब चीज़ें उनकी इन्वेंट्री हैं तो सर IAS 2 तो मौजूद था ना, या IAS 41 लाने की क्या ज़रूरत थी? बेटा पानी नहीं तो केयर तो आप इन्वेंट्री की वैसे भी करनी पड़ती है, मतलब उसको छोड़ थोड़ी सकते। हाँ तो मेडिकल ट्रीटमेंट, खर्चा, सर जैसे कि कुछ वो प्रॉब्लम्स आ जाए, मतलब पार्ट्स वगैरह, जिसकी बॉडी पार्ट्स, वैसे देख सोचता हूँ यार, देख खुले अभी है नहीं, खुले है नहीं, और ये सवाल 1000 रुपए वाला है नहीं। नहीं तो उमर ने सही जवाब दिया सर। उमर 100 रुपये आउटस्टैंडिंग रहे। सर ये वो इन्वेंट्री है जो बढ़ती जाती है। तुमने ये कुर्सी ला के रख दी, 2 नहीं होंगी, 2 ला के रख दो, 3 नहीं होंगी, लेकिन सर ये वो इन्वेंट्री है जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। जैसे तुम्हारा कद अब रुक गया है, सही है, तुम्हारा जो है जज्बात, सही है, तुम्हारे बाल, वही तो कह रहा हूँ, ये बढ़ते जाते हैं ना सर वक्त के साथ साथ। तो हमने कहा ये इन्वेंट्री है, आप
कुछ नहीं करें, बकरी का बच्चा जो है ना ला करके रख दें सर, वो कुछ ना कुछ खा पी लेगा और अपने आप को ग्रोथ कर लेगा। समझते हैं सर? तो हमने कहा सर ये वो इन्वेंट्री है जो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी, इसमें कमी नहीं आएगी। सही, यहाँ कमजोर हो सकता है वो एक अलग बात है, लेकिन हमने कहा सर ये, अब आप देखें ना पौधा भी, सर आपने कभी देखा है वो वैसे ही कुछ नहीं किया हुआ था, कुछ घन पड़ी हुई थी और आपने देखा वहां पर जो है एक कुदरत की तरफ से कोई जो है ना कली फूट पड़ी, आपने देखा कि यार वो कुछ ना कुछ जो है हरियाली नजर आ गई। तो सर ये काम, और मैं आपको बताऊं इसमें धंधे के पढ़ तो आपको पता है ये काम, अब कुछ भी यही ले आओ, टेक्नोलॉजी ले आओ सर, मतलब होता है ना कि हम अकाउंटेंट्स को डर है हमारी नौकरियों का क्या होगा, ये क्या होगा, टेक्नोलॉजी। इस काम में कोई डर, आप ज़्यादा एफिशिएंट हो जाओगे आप, लेकिन ये काम भाई डिमांड तो रहेगी ना खाने पीने की हमेशा। तो सर ये काम आपको मैं बता दूं कि ये काम ऐसा है और जिसमें पढ़ा लिखा तबका इतना कूदता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक असल दुनिया बसती है। सही है सर, यहाँ पर असल दुनिया बसती है। तो सर याद रखें जो ये दुनिया बसती है उसके हिसाब से अब हमें समझना है। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आया, लिविंग एनिमल और प्लांट के सर जो जो जानवर हैं वो लिविंग एनिमल और प्लांट वो इसमें आएंगे, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से ही मैं एक बात समझा दूंगा, उसको ज़रा समझना। वो लिविंग एनिमल और प्लांट जो 3 मकासद के लिए हो, क्या हो? 3 मकासद के लिए हो, इनके 3 पर्पसेस होने चाहिए। आगे इसको डेफिनेशन से भी जो है, पहला पर्पस हमने कहा सर इसका पहला पर्पस हो सेल एज इज, मतलब जिसको आपने बेचने के लिए रखा हुआ। मैं गायें पाल रहा हूं क्योंकि जब ये कुर्बानी के काबिल होंगी बेच दूंगा। दूसरा होता है रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, है ना। आपने कहा कि यार अच्छी नस्ल का जानवर है, इसके बच्चे बड़े अच्छे होंगे, है ना। इस इंडस्ट्री में ये बहुत चलता है कि अगर आपने अच्छी नस्ल का जानवर है, बेशक वो जान में अच्छा ना हो, लेकिन आपने कहा कि सर उसकी जो है प्राइस बहुत अच्छी लगती है। और तीसरा होता है इसका फॉर आउटपुट, और आउटपुट को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। क्या कहते हैं? तो बायोलॉजिकल एसिड सुनना, उसको कहेंगे उस एनिमल और प्लांट को जो 3 पर्पसेस के लिए हो। इसी कंडीशन में बेच दो, सेल एज इज, है ना, रिप्रोडक्शन के लिए आपने लिया हुआ हो, और तीसरा आउटपुट। एग्जाम्पल देते हैं सर, मैंने जानवर लेके रखे हैं और ये आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं। एक कारोबार होता है गोश्त का कारोबार, सही है। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद कारोबार है जिसकी सप्लाई बहुत है, लेकिन डिमांड बहुत है, सप्लाई और डिमांड लोकल में नहीं है, एक्सपोर्ट। सही है। सऊदी कह रहा है, यूएई कह रहा है बेटा जितना गोश्त ला करके दे सकते हो उतना दे दो, है ना। लेकिन हम जो है इसकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं सर, प्रोडक्शन ही इतनी, आपको कुर्बानी पर जो जानवर इतने महंगे हुए हैं ये क्यों हुए हुए? क्योंकि सर अस्सलाम वालेकुम यार, नीचे आता है प्रोजेक्टर लगाना होगा, सही है। अभी आ जाओ, चलें सर। तो मैं आपको पता है कुर्बानी के जानवर महंगे क्यों हुए हुए? सर कुर्बानी में सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर बिकता है जिसका मीट वेट हो 3 मन से लेकर 5 मन, 120 केजी से 200 केजी। और यही जानवर एक्सपोर्ट में भी चलता है, तभी उनको फीजेबल होता है कि यार इतना गोश्त हो कि उसकी शिपिंग कॉस्ट वगैरह भी सारी ऑब्जर्व हो जाए ना। तो सर यही जानवर कुर्बानी में भी चलता है, यही जानवर एक्सपोर्ट में भी चलता है। तो यही जानवर जो है अब क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट हो रहा है। जब एक्सपोर्ट हो रहा है, और जाहिर सी बात है एक्सपोर्टर को पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो फिर वो आपको और मुझे
क्यों देगा? तो इसीलिए वो सिंपल सी बात है कि हमेशा ये याद रख लीजिएगा, जितने भी लोग हैं, अगले आने वाले 5-8 सालों में ये मत सोचिएगा कि एंड में मंडी गिरेगी। अब मंडियां जो होती हैं कुर्बानी की, ये गिरेंगी, ये एंड में जैसे पिछले साल हाल हुआ था उससे पहले सर ये बढ़ती रहेंगी। सही है, क्योंकि आपका असल वजह है कि एक्सपोर्ट हो रहा है। सेल एजेस, रिप्रोडक्शन, सर हमने कहा ये एक अलग इंडस्ट्री है। रिप्रोडक्शन, मेरे बहुत सारे दोस्त इस काम में करते हैं, ऐसे ही काम करते हैं, कुछ ना कहीं डेयरी वगैरह में मैंने भी थोड़ी बहुत अल्लाह के हुक्म से माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो वजह यही है कि सर अच्छा मेरे किए हुए दूध वाले काम में वो जो तीसरा वाला है, लेकिन आता हूँ जो रिप्रोडक्शन है। सर ये रिप्रोडक्शन क्या मैं आपको केस बताऊँ, एक गाय दिखने में बिल्कुल आप बोलेंगे जान मान भी ऐसा सच नहीं है, फुल बोट जान वगैरह भी इतनी नहीं है, लेकिन वो गाय मतलब मुश्किल से होगी 3-3.5 मन की, 4 मन की, 8-8, 10-10 लाख में बिकती है। पूछे क्यों? उस गाय के अंदर वो क्वालिटी होती है कि वो जो बच्चा उसके पेट से निकलता है वो उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो आप कहते हैं कि जो भी उस बच्चे का बाप होगा वो बच्चा किस पे जाएगा? उसको कहते हैं खाली पेट की गाय। कौन सी गाय कहते हैं? अब सर ये धंधा मैं आपको बता रहा हूं, वैसी गाय जिसका ये प्रूवन रिकॉर्ड हो कि अगर इससे जो है बच्चा पैदा होगा वो अच्छी नस्ल का, आप गारंटी से कह सकते होगा। वो गाय कितने की बिकती है? 8 से 10 लाख। इसके अलावा भी जो आपने देखा होगा ना, अक्सर नस्ली जानवर जो होते हैं वो नस्ली जानवर होते हैं। एक तो कुर्बानी में तो लोग शौक में करते हैं, वो भी वो होते हैं जानवर जो कि बिल्कुल बूढ़े हो चुके होते हैं। जो नस्ली जानवर अच्छी क्वालिटी के होते हैं ना सर, उनके करोड़ रुपए तक भी लगते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यार अगर इसके 6 बच्चे भी हो गए ना तो एक बच्चा 25-30 लाख का होगा। रिप्रोडक्शन। तीसरा था सर फॉर आउटपुट। भैंस जो है भाई वो कोई बेचने के लिए नहीं करता है, वो दूध के लिए होती है भैंस, है ना। वो गायें जो दूध की होती हैं वो भी अलग होती हैं। दूध वाली गायें ये नहीं होती जो आप और मैं कुर्बानी में करते हैं ना सर। इसी तरीके से सर कुछ दरख्त होते हैं जिनके अंदर से हम बोलते हैं कि यार फ्रूट आ रहे हो। देखो दरख्त 2 तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जिनकी लकड़ी हम यूज़ करते हैं, सही है, जिसको कहते हैं टिम्बर ट्रीज, और एक वो होते हैं जो कि फ्रूट्स के लिए होते हैं, सही है, वो आ जाते हैं। तो सर जो प्लांट है ना, प्लांट का मतलब है, यहाँ पर मेरा बच्चा सब दिमाग में रखना, प्लांट का मतलब है कि आपके पास ट्रीज भी आ रहे हैं और क्रॉप्स भी आ रही हैं, सही है। मतलब जो आपकी फसलें जितनी भी होती है ना वो सब किस में आ जाती हैं? बायोलॉजिकल एसिड में। IS 41। यहां तक हम क्लियर हैं नौजवानों? पक्की बात है? चलें सर अब हम आएंगे और अब इसको फिर पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लिविंग एनिमल और लेकिन ये 3 पर्पजेस के लिए होने चाहिए। सेल एजेस, रिप्रोडक्शन। आपने कहा कि भाई रिप्रोडक्शन और आउटपुट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब सुनना, आपको तोतों का शौक है, आपकी एक कंपनी भी है, अब आपने कंपनी में जगह जगह तोते लगाए हुए, तोते जो है छोड़े हुए, सही है। क्या वो तोते बायोलॉजिकल एसिड होंगे? नहीं, क्योंकि सर ना वो बेचने के लिए ना रिप्रोडक्शन के लिए हैं और ना आपने कहा वो तो मैंने वैसे ही शौक की खातिर शो के लिए रखे हुए। इसी तरीके से कुत्ते कंपनियां रखती हैं, सही है। अब जो कुत्ते होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, सही है सर, हम यहाँ पर हमें फील नहीं होता। आप कभी जाएं उन कंपनीज के अंदर, उन जगहों पर सर जिनके प्लांट्स जो है ना वो ऐसे जंगल वगैरह के पास है, तो वहाँ पर ये सारे जानवर कुत्ते वगैरह और क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि सर रात को ये चौकीदारी देते हैं, सही है ना। तो ये जो कुत्ते होते हैं ये भी किस में आएंगे? बायोलॉजिकल एसिड में नहीं आएंगे, सही है ना। इनको हम अदर एसिड करके क्लासीफाई करते हैं, ठीक है सर। तो तोते, कुत्ते, बिल्लियाँ, आपको बिल्लियों का शौक है? किस किस को बिल्लियों का शौक है? ओहो सही है। अब लोगों को होता है बिल्लियों का शौक, लड़कों को किसी को नहीं होता ना बिल्ली का। किस किस के पास घर में है बिल्ली? है
अब देखे ना, इससे सेंसिटिव होते हैं। हमारा एक दोस्त था, उसकी वो रो रहा था, हमने बोला क्या हुआ भाई, खैरियत तो है? बिल्ली छोड़ के चली गई। बोलते हैं बिल्ली मर गई। अब जाहिर सी बात है, उसको जज्बात थे, हम फील ही नहीं कर पाए। हमने कहा बिल्ली ही तो मरी है, सही है, लेकिन उसके बेचारे के तो सर, लेकिन अगर आपके ऐसे जज्बात हैं और आपने एक कंपनी बना ली इंशाल्लाह, और अब आप जो है उसमें आपने बिल्लियाँ छोड़ी हुई हैं, सही है, तो अब वो बिल्लियाँ जो हैं वो बायोलॉजिकल एसेट, तो समझ गए, बायोलॉजिकल एसेट का मतलब ये कि भाई धंधे के लिए रखा हुआ हो, कारोबार के लिए तुमने रखी हुई हो चीज़ें, तो उनको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल एसेट। और कारोबार इनसे तीन ही तरीके से किया जा सकता है, उसी तरीके से बेच दो, या बड़ा करके बेच दो, या उसको रिप्रोडक्शन के लिए रखो, या उसका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उसके आउटपुट को बेचो। तो मतलब आपने कहा कि सर अगर कारोबार के अलावा कोई इंटेंशन है, सिक्योरिटी है, शौक है, तो इसने कहा सर फिर ये बायोलॉजिकल एसेट नहीं है। चलें सर, आ जाएं, आगे बढ़ते हैं। चलें सर, समझ में आ गया? स्कोप नजर में आ रहा है? सामने पढ़ सक रहे हो स्कोप को? आए सर, इसने कहा स्कोप में क्या क्या चीजें शामिल हैं? हर तरह का बायोलॉजिकल एसिड, लेकिन इसने कहा ये तीन तरह के, मतलब जो ये चीजें इसको बोल के जो है आपको दो तरह की बता देंगी, इसमें तीसरी थी वो उसमें ले ली इसने। वो कह रहा है एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्कोप लैंड रिलेटेड टू, वो जमीन जिस पे आप खेती बाड़ी करते हो वो इसके स्कोप में शामिल नहीं है, सही है। कवर्ड बाय IS 16 एंड IS 40। सर अगर आपने कोई ऐसी ज़मीन है जिस पे आपकी अपनी आप खुद खेती बाड़ी करे हो, वो IS 16 में चली गई। आपने किसी और से किराए पर ज़मीन ली हुई है जिस पे आप खेती बाड़ी करे होते हैं, उसके लिए IS 40 है ना, उसने आपको किराए पे दी हुई, ऑपरेटिंग लीज पर दी हुई, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, क्या मतलब है सर? सर हुकूमत ने सिर्फ आपको, आप जरदारी के ठहरे रिश्तेदार, हुकूमत ने सिर्फ आपको लाइसेंस दे दिया कि कराची के अंदर फ़िश फार्म खाली आप ही बना सकते हैं। अब जो फ़िश फार्म है, आप उसको जब बना रहे हैं तो वो आपने कहा सर क्या है, मुझे उसका लाइसेंस मिला हुआ है वो, लेकिन वो जो लाइसेंस है वो IS 41 के हिसाब से डील नहीं होगा। क्लियर है? स्कोप क्लियर है सबको? तो आए सर, अब विद इन स्कोप क्या है देखें, ये बता रहा है विद इन स्कोप बायोलॉजिकल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बायोलॉजिकल एसिड लिविंग एनिमल और प्लांट। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है? जो बायोलॉजिकल एसिड का क्या है? आउटपुट है, सही है। जैसे हमने कह दिया ना, भैंस का दूध, दरख्त के फ्रूट, है ना सर। हमने कहा गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू, गवर्नमेंट ने आपको दे दी भैंस, गवर्नमेंट ने आपको क्या दे दी? अभी था ना इमरान खान की जब हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा था हम भैंस और मुर्गियां देंगे। तो सर बेसिकली वो किस में डील होता? IS 20 उस पर अप्लाई। तो अगर आपको याद हो कि ना याद हो, IS 20 के स्कोप एक्सक्लूजन में था कि इसके अंदर वो ग्रांट शामिल नहीं जिनको कौन डील करता है। तो अब हम पढ़ेंगे IS 41 किनको डील करता है। यहां तक हम क्लियर हैं? पक्की बात है? सर ये बहुत इंटरेस्टिंग IS होने वाला है, क्योंकि आप हजरात को पता चलेगा कि सर दुनिया जो आपको लगती है उससे भी हसीन है। चले सर, MCQ नंबर 2 सबको नजर आ रहा है? ये स्क्रीन के ऊपर MCQ नंबर 2 मेरा बच्चा। IS 41 should apply to account for the following when they relate to, जल्दी से बता दें, 1, 2 एंड, तो हमने कह दिया इसका सही जवाब क्या है? C फॉर चार्ली। चलें सर अब आके इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब इसकी डेफिनेशन और इंटरेस्टिंग है, नौजवानों तैयार हैं? आ जाए सर।
एक्टिव मार्केट क्या होती है? इसने डेफिनेशंस में एक्टिव मार्केट से तुम्हें कुछ और याद होना चाहिए अगर तो तुमने पीआरसी सही से पढ़ा है। एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट, द आइटम्स आर ट्रेडेड आर होमोजीनियस, विलिंग बायर्स एंड सेलर्स कैन नॉर्मली बी फाउंड एट एनी टाइम एंड प्राइसेस आर अवेलेबल टू द पब्लिक। पीआरसी में एक कॉन्सेप्ट होता था इकोनॉमिक्स में, उसकी डेफिनेशन थी इसके जैसी। कौन सा था वो? डूब मरना चाहिए। इकोनॉमिक्स किस किस का एग्जाम था? अब सर आए यही, इससे मुझे एक बात याद आई, ये जो बच्चे जिनका इकोनॉमिक्स, हमारे साथ एक लड़का था हमारे टाइम पे भी जो है ना, ए लेवल्स वालों का इकोनॉमिक्स एग्जाम हो जाता था। अब हमारे एक दोस्त पीडब्ल्यूसी का इंटरव्यू, अब पीडब्ल्यूसी के इंटरव्यू में डिफरेंट सवाल पूछ रहे हैं, उससे इकोनॉमिक्स का एक सवाल पूछा, सही है, जैसे इन्होंने भी कहा नहीं पढ़ा, पीडब्ल्यूसी ने उसने कह दिया सर मैंने तो एग्जाम था। ओके, अब उसको तो मौका मिल गया, पार्टनर है। दूसरा सवाल पूछा इकोनॉमिक्स का, बोला एग्जाम। तीसरा पूछा, उसने फिर कहा एग्जाम, बोला यू आर एग्जाम फ्रॉम पीडब्ल्यूसी। उसने कहा भाई जब तेरा एग्जाम था तो पास्ट नॉलेज की बेस पे हुआ था ना, तूने पढ़ा हुआ था, तो अब तू एग्जाम कर रहा है, सही है। तो वो काबिल बंदा, वो काबिल था, हम सबसे ज़्यादा काबिल था, उसका पीडब्ल्यूसी में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने इंटरव्यू में ये बंद मार दिया। अब सर ये डेफिनेशन किस में है? परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन है सर। परफेक्ट कंपटीशन भूल गए, पेपर से निकले ऑल्ट कंट्रोल डिलीट और उसमें यही था, होमोजीनियस, विलिंग बायर एंड, सही है। आ जाए सर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वही है जो अभी हमने पर्पस पढ़ा था, इधर देखना, मैनेजमेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट फॉर, मैंने गाय ली हुई है, अब मैं उसको बच्चे से बड़ा कर रहा हूं, जैसे कुर्बानी में होता है ना, 2 साल पहले ले ली, तो ये मैं क्या कर रहा हूं? मैनेजमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट फॉर सेल। ये पहली कंडीशन है कि मैं उसको सेल करने के लिए ले रहा हूं। दूसरा, इनटू, या तो मैं उसका आउटपुट, मैंने कहा गाय बेचूंगा नहीं, इसका दूध बेचूंगा, सही है। धुम्बा लिया है, मैंने कहा धुम्बा नहीं, इसके बाल बेचूंगा, है ना। धुम्बे के जो बाल की जो वो होती है कटाई, ये किस में आ रही है? ये इसीलिए आपने कहा। फिर आ गए और आपने कहा रिप्रोडक्शन, तो सेल, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और ये होती है क्या? अब एक सवाल स्टडी टेक्स्ट में मौजूद है, उसको हम देखेंगे। बोला 2 लोग हैं, दोनों मछली का कारोबार करते हैं। किसका कारोबार करते हैं? एक जो है उसने अपना फिश फार्म बनाया हुआ है, उसमें वो मछलियाँ डालता है, फिर और मछलियाँ होती हैं, फिर वो उनको बेचता है। एक बोलता है झंझट में पड़ना ही नहीं है, उसने मछेरों को हायर किया हुआ है, सही है। वो जाते हैं समंदर से मछलियाँ पकड़ के लाते हैं। तो अब मुझे बताएं IS-41 किस पे अप्लाई होगा, पहले पे या दूसरे पे या दोनों पे? कितने लोग कह रहे हैं दोनों पे अप्लाई होगा? कितने लोग कह रहे हैं कि सिर्फ पहले पे अप्लाई होगा? देखो फिर समझते हैं। एक ने पूरा फिश फार्म बनाया हुआ है, वो फिश फार्म में क्या कर रहा है? मछलियाँ जो है बड़ी करवाता है, सही है, पैदा होती हैं, फिर बेचता है। दूसरा कह रहा है भाई ये काम करना ही नहीं, मेरे बंदे रोज़ समंदर में जाएंगे, मछलियाँ पकड़ेंगे खुले समंदर से, नेचुरली बड़ी हुई हैं, और बेच देंगे। तो किस पे होंगे? दोनों पे या पहले पे? सर सिर्फ पहले पे। देखिए पर्पस क्या, अगर आप मछली समंदर से पकड़ रहे हैं ना, तो कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आप, वो जो सेल एजिस्ट था उसको शायद हमने गलत इंटरप्रेट किया, उसके आगे आप लोग कंफ्यूजन से बचने के लिए लिख दें सेल, SALE, जिसको हम सिर्फ सेल, हमने कहा जिसको हम लेकिन हम उसको सेल भी करें तो पहले खुद उसके ऊपर मेहनत करें। अगर आप समंदर से मछली पकड़ के बेच रहे हैं, और तो आपने यार वो मछली, आपने उसको बड़ा करने में मेहनत नहीं की है, आपने उसको मारने में, उसको पकड़ के जो उसमें मेहनत की है, सही है। इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, इस धंधे में भी याद रखिएगा, जो मछली की डिमांड ज़्यादा है ना, वो समंदर वाले के ज़्यादा है। आप खुद कितनी भी फार्मिंग कर लें,
मछली जो है, फार्मिंग वाली मछली जो है, उसका वो टेस्ट हो ही क्यों सर? क्योंकि सर वो उसी में रहती है, बहता हुआ पानी नहीं है तो उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, है ना। तो उसी वजह से जो फिश फार्मिंग बिजनेस है ये है बड़ी कुछ स्पेसिफिक फिशों का काम वो है। कितने लोग पाकिस्तान टूर पे गए हैं और वहाँ पर जो आपको मछली खिलाते हैं काली वाली पकड़ के, ट्राउट के नाम से, वो नहीं खाइएगा। यहाँ पे सुरमई खरीद लें, उससे बहुत अच्छी है। सही, आ जाए सर। तो क्लियर है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी बायोलॉजिकल एसिड को मतलब बड़ा करो, बेचो। और हमने कहा या तो उसके प्रोड्यूस को बेचो, आपने कहा इसको नहीं बेचना है। तीसरा क्या होता है? आपने कहा कि मैं उसके बच्चों को बेचूंगा रिप्रोडक्शन करा के। फिर आते हैं बायोलॉजिकल एसिड क्या होता है? आ लिविंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हार्वेस्टेड प्रोड्यूस ऑफ द एंटिटीज बायोलॉजिकल। बोला जो हार्वेस्टेड, जो उसके अंदर से रॉ फॉर्म में निकलता है ना। देखें सर, दरख्त पे आ रहा है आम, अब आपने कहा आम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन अगर तुमने उस आम से बना दिया मैंगो शेक, अब वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। सही है। भैंस से आ रहा है दूध, दूध क्या है? अब तुमने दही बना दी उस दूध की, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को समझो जो रॉ फॉर्म में है, ऐसा ही है। तो आए ना सर, जरा समझते हैं ना, आई कि अपने हमारी हेल्प की है। बायोलॉजिकल एसिड, शीप, वूल क्या है इसका? इसके बाल जो होते हैं। ट्रीज इन अ, बोला वो दरख्त जो कि आपने लकड़ी के लिए रखे हुए हैं। सही है। दरख्तों की अभी एक हिस्ट्री बताऊंगा उसमें फिर, लेकिन उनमें से वो जिनके आपने कुछ शाखें तोड़ दिया, कुछ पार्ट तोड़ दिया बेचने के लिए, वो उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। फिर क्या कह रहा है? डेयरी, मिल्क का कैटल, कॉटन प्लांट्स में जो आपने कहा जो कपास की फसल होती है, इसमें जो फसल आपने अलग कर ली बेचने के लिए, वो है। शुगर केन में हार्वेस्टेड केन, टोबैको प्लांट्स, पिक लीव्स, टी बुशेस, पिक्ड लीव्स। आपने कहा जैसे जो आपना चाय जो होती है ना, चाय की फसल, उसमें से भी आपने कहा कि आप कुछ पोर्शन अलग करते हैं, बाकियों को आप रिप्रोडक्शन के लिए कि भाई उसमें से वापस जो है चाय निकले, उसको फिर से उसकी देखभाल करते हैं। फ्रूट ट्रीज में क्या आ रहा है? ऑयल पाम, पिक्ड फ्रूट। और रबर ट्रीज में से हार्वेस्टेड, पता है ना सर आपको रबर कैसे बनता है? उसका एक अलग दरख्त आता है, उस दरख्त में से आप, उसको कहते हैं दरख्त का दूध। वो दरख्त का दूध जब आप निकालते हैं तो उससे क्या बनता है? आ जाएं, मजीद डेफिनेशन पे आते हैं। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? आप में भी बचपन से लेकर अब तक बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। बचपन में आप खूबसूरत हुआ करते थे, आ जाएं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, डीजेनरेशन, प्रोडक्शन एंड प्रोक्रिएशन, है ना। आपने कह दिया आप बढ़ रहे हैं। डीजेनरेशन क्या होती है? सर वो जो नहीं, पुरानी स्किन से नई स्किन, सही है। पुरानी स्किन, प्लास्टिक सर्जरी। बेटा सांप नहीं होता, सांप की खाल निकलती है, नहीं, वो पुरानी। प्रोडक्शन, और आपने कहा था प्रोक्रिएशन, सही है। रिप्रोडक्शन, प्रोक्रिएशन मतलब होता है रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब आपने कह दिया कि सर जो है दरख्त के ऊपर से आपने कह दिया कि नई शाख निकल रही है, पौधे, सही है ना, ये सारी। फिर कह रहा है that cause in the increase in the value or quantity of the, बोला जिसकी वजह से वैल्यू या क्वांटिटी में इजाफा हो। हार्वेस्ट कहते हैं प्रोसेस ऑफ डिटेचिंग प्रोड्यूस फ्रॉम अ, और सीजेशन ऑफ, भाई दरख्त, हार्वेस्ट कहते हैं आम को दरख्त से तोड़ लेने को, ये क्या होता है? हार्वेस्ट। ठीक है। फिर आगे आते हैं, यहां तक सब क्लियर है। अब आते हैं बेयरर प्लांट। अब बेयरर प्लांट समझना बहुत जरूरी है कि भैया ये बेयरर प्लांट क्या होता है। सब बच्चे प्यारे और अच्छे अब बोर्ड पे देखेंगे। चलें सर,
इसने कहा दरख्त दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं सर? ट्रीज दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो कि हमने वुड पर्पस के लिए किए हुए होते हैं ना सर। जंगल, आपको पता है जो जंगल लोग जो है जंगल आबाद करते हैं वो होता इसीलिए है कि दरख्त की लकड़ी के लिए, है ना, वो जो है। और एक दरख्त वो होते हैं जिनके गार्डन्स लगाए जाते हैं जो कि फ्रूट के लिए हो, सही है। तो जो वुड वाले होंगे सर, ये तो हमने कहा ये बायोलॉजिकल एसिड ही रहेंगे हैं, सही है। फिर दूसरे होते हैं जो कि हमने कहा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए होते हैं। अब इसमें फ्रूट भी हो सकता है, रबर जो हमने कहा आता है और वो। अब ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाले हैं ना, ये हमने कहा इनिशियली होंगे बायोलॉजिकल एसिड। इनिशियली क्या होंगे? बायोलॉजिकल एसिड। और सब्सिक्वेंटली क्या हो जाएंगे सर? सब्सिक्वेंटली ये हो जाएंगे बेयरर प्लांट। क्या हो जाएंगे? अब आए सर समझते हैं ये बेयरर प्लांट क्या होता है। सर सब बच्चे प्यारे और अच्छे बोर्ड पे। आपने कहा कि मुझे आम के एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है ना। पाकिस्तानी आम दुनिया भर में बहुत मशहूर है, चल अच्छे माने जाते हैं ना। मेरे दोस्त हैं यूएसए में, बोलते हैं यार, मैंने कहा पाकिस्तान के बारे में क्या मिस करते? बोलते सिर्फ आम। बोला यार यहाँ पर आते मैक्सिकन नाम बड़े ही बेकार होते हैं। कोई बोला वो पाकिस्तान में नहीं एक नस्ल आती है आम की, गुलाब, वो जो जिसका गुलाब नस्ल होती है जिसके थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट होता है। बोलते यार वो है। हाँ, बोला जिसमें ना आपको खा के अजीब से एक फीलिंग आती है। बोला जो असल आम होते हैं ना, जो हमारे ये चौंसा होते हैं, लंगड़ा होते हैं, अनवर लटोल, ये बोला ये नहीं मिलते भाई यहाँ पे। बोला अगर मिल जाए ना, बोला एक आम आधा किलो का $3 से $5 का है, सही है। $3 से $5 का एक आम होता है। तो बोला यार अब आपने सोचा कि जो है भैया मैं ये आम का जो है बाग लगाऊंगा, लेकिन आम मुझे चाहिए सारे बढ़िया एक्सपोर्ट। अब आपने सबसे पहले लिए सीड्स। क्या ली? अच्छी वाली आपने सीड्स ली। अब आपने कहा यार दरख्त बनेगा ये 2 से 3 सालों में, सही है। आम का दरख्त 2-3 सालों में जो है इस पोजीशन में आता है कि अब वो फ्रूट देने लगे, इससे पहले अब ये सीड है। सीड्स जो है आप उसकी रोज देखभाल करना है, आप कह रहे हैं इसको दरख्त बनाना है। अब ये दरख्त बनने के मराहिल में है। जब तक दरख्त बन रहा है ये क्या है? बायोलॉजिकल, सही है। जिस दिन ये दरख्त प्रॉपर बन गया कि अब आपने कहा भाई देखे ना दरख्त भी बन रहा है तो एक लिमिट होती है ना। ऐसा थोड़ी कि तुमने कहा दरख्त को पानी दे जाओ तो आसमान पे जा लगे, ऐसा तो कोई दरख्त नहीं है ना भाई कि आपने कहा सीधा ऊपर। नहीं, आपने कहा दरख्त एक लिमिट पे जाके क्या होगा? रुक जाएगा, बोलेगा भाई मैं यहीं तक था, अब उसमें से फ्रूट आएंगे। तो बोला जिस दिन इसने कहा, हमने कहा ये प्रॉपर ट्री बन गया और इसमें से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस स्टार्ट हो गए, बोला इस दिन इसको क्या कह दोगे? बेयरर। और बोला ये जो बेयरर प्लांट है इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा क्या? IS। अब ये समझना सीड से दरख्त बनने तक क्या था? बायोलॉजिकल एसिड IS 41। जैसे ही ये दरख्त बन गया, जैसे ही ये दरख्त बन गया, अब आपने कहा सर जो था यहीं तक था। अब आपने कहा अब आप 41 से निकल करके किस में जाओगे? 16 में। क्यों जाएंगे 16 में? अब हमने कहा सर आप उस मशीन की तरह हो जिसमें से प्रोडक्शन निकले जा रही है। अब आप एक तरह से क्या बन गए हो? मशीन बन गए हो भाई। क्या हल्की फुल्की रिपेयर मेंटेनेंस लेके वो ना भी करें इतनी तो धूप तो आपको मिल ही रही है, उससे आपके क्या निकलेंगे? आपकी प्रोडक्शन। तो बेयरर प्लांट किस में आ जाते हैं? IS 16 में। जब तक दरख्त बन रहा है IS 41। दरख्त बन गया
तो सर देखिएगा, मैंने सीड्स लगाए, मैंने एंट्री बनाई बायोलॉजिकल एसेट और बैंक क्रेडिट। अब मैंने कहा कि सर उस सीड्स जब बड़े हो गए, तैयार हो गए, दरख्त बन चुके हैं, सही है, अब मैं एंट्री बनाऊंगा पीपी डेबिट बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट। सही है, ये कॉपी करना है तो ये कॉपी करें। ये हमने क्या पढ़ा सर, बियरर प्लांट। कौन सा पढ़ रहे तू भाई? डी भी नहीं, ये 1 है, 1। हाँ तो दरख्त बन गया ना, मशीन तैयार हो गई, अब बस इसने कहा ये वो मशीन। बायोलॉजिकल एसिड क्यों है? बायोलॉजिकल एसिड है कि बोला यार अभी वो ग्रो हो रहा है, वो नेचुरली, वही बात, कुदरत के हिसाब से ग्रो हो रहा है ना। आपने कहा सर देखे ना, कुछ बच्चे होते हैं जिनके अम्मा अब्बा बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, है ना, परवान तो वो भी चढ़ जाते हैं, वो भी बड़े हो जाते हैं माशाल्लाह। और कुछ बच्चे होते हैं जिनकी इतनी बचपन में केयर नहीं हो पाती। अब जिनकी बचपन में इतनी केयर नहीं हो पाती वो भी बड़े हो जाते हैं, है ना। आजकल जैसे होता है अम्मा अब्बा बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि उसको देखभाल करके कि बच्चे को कुछ ना हो, उसको जो है ना। और दूसरी तरफ आप जाएं कभी गांव देहातों में, आप एक दफ़ा पेशावर का चक्कर लगाएं, आपको पता चलेगा भाई ये मेरा वैसे एक बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर वैक्सीनेशन, अभी आप में से कोई उस फेज़ में नहीं आया ज़िंदगी के, बच्चा पैदा होता है ना तो उसके साथ उसका मिलता है एक वैक्सीनेशन कार्ड मिलता है कि ओवर द ईयर वो 5 सालों का होगा तो 5 सालों तक में उसकी वैक्सीनेशन, वो डिपेंड करता है कहाँ से आप लगवा दें, लेकिन मिनिमम 20,000 से लेकर के लाख रुपए तक की उसकी वैक्सीनेशन होती है बच्चे की। सही है जी, वो फलानी वैक्सीन, अब उसमें होता है जॉन्डिस की भी लगा रहे हो और पता नहीं किस किस की लगा रहे हो। मेरा एक सवाल होता है, चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन बच्चे को बचपन में लगा रहे हैं, अब मेरा खवातीन इसमें ज़्यादा होती है, नहीं लगानी चाहिए। सवाल होता है कि मुझे वो डॉक्टर गारंटी दे कल कला को बच्चे को अगर जॉन्डिस हुआ, तूने तो वैक्सीनेशन लगाई थी, तूने तो चिकन पॉक्स की लगाई थी, और अगर ये हो गया तो तू 10x करके पैसे वापस देगा कोई डॉक्टर ये। और दूसरी तरफ आप देखें नॉर्मल बच्चा, उसको जितनी आप वो करें, क्वेश्चन करें कि भाई ये वो फलां ढिमकारा, और दूसरी तरफ पठान का बच्चा, उसका बाप बोला है कोई वैक्सीन नहीं, खाना भी खुद खा के अजो कर रहा था ये सर, वो उसकी माशाल्लाह आप जान देखें तो क्या है। सही है सर, हमारे बच्चे हम कहीं ना कहीं जो है ना थोड़ा सा क्या कर देते हैं। एक दफ़ा मैंने पठान को बोला, हम लोग क्या वो बिल्डिंग की पार्किंग में, मेरी बिल्डिंग में है कुछ पठान में ना, पार्किंग में बगैर चप्पलों के खेल रहे हैं ये वो। मैंने कहा यार चप्पल भी बच्चे को बोल दिया कर पहना कर। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बोलते हैं भाई मिट्टी से आए, मिट्टी में बच्चा खेल रहा है, नेचर से जितना करीब उतना स्ट्रॉन्ग। बोलते हैं ये तुम लोगों के सस्के, अरे तो यहाँ पर फिर प्रॉपर कुर्ता शलवार में खेल रहा है। बोला गांव में होता तो चड्डी में घूम रहा होता ये। सही है, तो उसने कहा तो नहीं, ये वाकई में अगर आप देखें कि सर जो लोग नेचर के पास रहते हैं ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सही है, तो वजह क्या होती है कि सर हम तो ये तो पूरा IAC नेचर के हिसाब से है। यहाँ तक क्लियर है सर हम बेरियर प्लांट्स पे जी। सर देखें वो दरख्त जिसको आपने बढ़ाई किसके लिए किया है, लकड़ी के लिए। आप बोलते हैं भाई देख तू बड़ा हो गया, अब तेरी ज़िंदगी का मकसद क्या था, अब आप उसको ज़िबा कर देंगे, काट देंगे, अब वो बायोलॉजिकल एसिड से उसकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, ख़त्म। आ जाए सर, यहाँ तक हम क्लियर हैं, पक्की बात है, बेसिक्स इसकी क्लियर हो गई। अब आएगा सर बेरियर प्लांट की डेफिनेशन भी तो पढ़ते हैं, अभी तो उसकी प्रैक्टिकलिटी पे आई नहीं, इसमें अभी तो बहुत आने वाली हैं सवालात। कितने लोग गाय लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं। चले सर आ जाए बेरियर प्लांट पे आते हैं। बेरियर प्लांट इज अ लिविंग प्लांट दैट is used in or supply of is expected to bear produce for
मोर देन 1 पीरियड, 1 साल से ज्यादा इसमें फ्रूट आने के चांसेस हो। हैज अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग, मतलब आप बोलेंगे दरख्त तो कभी मैं लकड़ी के लिए नहीं, जो है ना इस आम के दरख्त को लकड़ी के लिए काट दें, कभी ऐसा नहीं हो रहा है, सही है ना। आपने कहा जब बिल्कुल आम का दरख्त जो है वो स्क्रैप हो जाए, वैसे ये 2-2 साल इनकी लाइफ होती है आम के दरख्त की। तो ये कुदरत का निज़ाम है माशाल्लाह अल्लाह का, कि उसने जो निज़ाम बनाया हुआ है कि एक आम का दरख्त 2 साल तक क्या दे सकता है, फ्रूट दे सकता है, एक्सेप्ट स्क्रैप सेल्स। अब एक सवाल है यहाँ पे मासूमाना, अब एक भैंस है, वह आपने रखी हुई है किसके लिए, दूध के लिए। आप उसको कह सकते हैं बेयरर एनिमल, और आइए 16 में डाल दें। बड़ी भी तो नहीं है ना सर? नहीं बढ़ चुकी, हाँ वो कम होगी, सही है। अब बता दें भैंस की जो लाइफ होती है, मिल्किंग लाइफ होती है, ये तकरीबन होती है मैक्सिमम 16 से 18 महीने। अब सवाल है कि बेयरर प्लांट तो होता है, बेयरर एनिमल हो सकता है? नहीं सर, सिर्फ आया ही। क्यों? भैंस में देख सकते हो, मतलब मल्टी क्लासेस का एक्चुअली और मटेरियल गिव मी दैट एलिमेंट्स तो हो सकते हैं, तो आप इसके यूज भी कर सकते हैं। मतलब क्या उसको भैंस को बच्चों घोड़ा गाड़ी के तौर पे चला दिया? हाँ, फॉर एग्जांपल आपको एक मेकिंग एज की बात पावर के लिए ऑब्वियसली इसको प्लॉटिंग में यूज कर सकते हैं। सर देखिए इसमें जो मेन पॉइंट है ना वो है कि जो दूसरा था ना कि 1 साल से ज़्यादा, देखिए जहाँ इंसान आ जाता है या जानवर या सांस वाले जिनको मतलब प्रॉपर लिविंग थिंग्स जिसको हम कहते हैं, प्लांट भी लिविंग थिंग्स है लेकिन उस लेवल के नहीं है ना। हमने कहा ये बेचारे इनको हलक रखो, सही है। इनको दिमाग आप साइंस के कहने पर तो मान लेते हो, दिमागी तौर पे आप नहीं मान पाते हो कि यार लिविंग थिंग है, लेकिन जो लिविंग थिंग्स हैं सर उनकी ज़िंदगी का भरोसा हम में से कोई नहीं कह सकता श्योरिटी से कि भाई अगले 1 घंटे बाद मैं जिंदा हूँगा, है ना सर। 1 घंटे क्या 1 सेकंड का भी नहीं कह सकते। मेरे पार्टनर है, उनके अब्बू माशाल्लाह बिल्कुल सही हालत में थे, मुझसे मेरी बिल्डिंग में ही रहते, मुलाकात हुई, उम्रे पे गए और बिल्कुल फिट, मतलब वो आदमी 78 ईयर्स का और बिल्कुल फिट, 5 वक्त की नमाज, आना जाना माशाल्लाह, स्पोर्ट्स पे स्पोर्ट्स। उम्रे के लिए गए और उम्रे के दौरान इंतकाल हो गया। खुश नसीब माशाल्लाह, लेकिन फिट आदमी। तो सर कोई नहीं कह सकता कि भाई जो है आप, तो इसीलिए जो एनिमल है वो भी कभी भी मर सकता है, इसीलिए याद रख लेगा, अपने पास कहीं नोट कर लें। An animal can never be treated as bearer. An animal can never be treated as bearer plant or bearer animal. तो जो एक जानवर होगा उसको आप कभी भी बेयरर प्लांट वाले उससे नहीं ट्रीट कर सकते। सर अभी इसकी इनिशियल मेजरमेंट तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, खास तौर पे कॉस्ट टू सेल में जो इंटरेस्टिंग बातें हैं वो आपको लगेंगी, लेकिन उससे पहले आए हम पहले कुछ एमसीक्यूज करते हैं। चले सर, एमसीक्यू नंबर 1 सबको नजर आ रहा है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डज IS 41 अप्लाई? इनमें से किस आइटम के ऊपर IS 41 अप्लाई करता है? पढ़ते हैं। अ चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ द हर्ड ऑफ एनिमल्स रिलेटिंग टू द यूनिट प्राइस, लॉग्स हेल्ड इन अ, मतलब आपने कहा लकड़ी के गोदाम में जो आपने लकड़ी के दस्ते, लकड़ी की जो है गठियां रखी हुई हैं, फार्म लैंड विच इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग, वो जमीन, the cost of developing a new type of crop seed which is resistance to, आपने कहा सर 1 only, सही जवाब क्या है? 1 only। आपने कहा सिर्फ पहला है, बाकी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के भी आगे बढ़ चुका है, सही है। पढ़े में जमीन जो है वो आपने कहा स्कोप से आउट है, हमने पढ़ा है। और आए सर, फिर आगे आते हैं। IS 41 third is applied to agricultural before the harvest, at the point of harvest, after the harvest, before, during and after harvest.
अब ये सवाल का जवाब आपको प्रॉपर बी। सर जब जिस टाइम पे आप फ्रूट को दरख्त से तोड़ोगे ना, उस टाइम पे IS 41 को अप्लाई करके उसकी मेजरमेंट करोगे बस। सही है, ऐसा नहीं अभी आपने कहा केरी बनी हुई है तो उसकी मेजरमेंट नहीं। आम बन गया, तोड़ने का वक्त आ गया, उस टाइम पे क्या करनी है, उसकी अकाउंटिंग, है ना। ऐसा नहीं कि आपने कहा भैंस का बच्चा होने वाला, अकाउंटिंग नहीं। बढ़ भी सकता है सर। सही है, आपने कहा बच्चा जब पैदा होगा उस टाइम पे उसकी एंट्री, क्या एंट्री बनेगी कल देखेंगे। अब आ जाएं, 4 एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसिड फॉर सेल इनटू एग्रीकल्चरल इनटू एडिशनल। हाँ जी, क्या होगा, हमने कहा क्या होगा भाई, हमने कहा सर सही जवाब है ABCD, तीनों है। आगे आते हैं, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी अकाउंटेड फॉर अंडर IS 41, डेयरी, कैटल, मिल्क, चीज। सही जवाब बताएं, इनमें से कौन सा IS 41 में आएगा। IS 41 में कौन सा आएगा, कितने लोग कह रहे हैं बी, हाथ उठाएं। कितने लोग कह रहे हैं खाली डेयरी केटल, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा सर डेयरी केटल देखें, डेयरी केटल भी आएगी और दूध है वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। चीज आपने कहा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जिंदगी होती है एक लम्हे की। वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनता है और फौरन से क्या बन जाता है, इन्वेंट्री। ये अब कब पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह। सही, अब आ जाएं, इस पे आ जाते हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, आज की क्लास का आखिरी MCQ, कवर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल क्या है, रेजिंग लाइफ स्टॉक, गाय आप कुर्बानी के लिए बड़ी करवा रहे हैं। फॉरेस्ट्री, जंगल बना रहे हैं। एनुअल और पेरिनियल क्रॉपिंग मतलब आपने कहा भैया मैं कर उसके लिए। कल्टीवेटिंग एंड फूलों के दरख्त, बागात लगा रहे हैं आप। फूड प्रोसेसिंग, आपने कहा वेजिटेबल आ गया, अब आप उनको बॉयल कर रहे हैं, प्रोसेसिंग हो गई ना। तो भाई बताएं कौन सा है, 1 2 3 एंड 4। तो हमने कहा 1 2 3 एंड, कल मुझे बताएं 11:30 बजे से पहले कोई क्लास है, नहीं है। हो सकता है अभी टाइम टेबल चेंज करवा के मैं कल थोड़ी सी पहले 11 बजे से अपनी क्लास रखवा दूं। सही है, क्योंकि हो सकता है फ्राइडे को आपकी क्लास ना हो, कंफर्म नहीं है अभी। सही है, तो हो सकता है कल की क्लास में मैं आधा घंटा। अच्छा ये हैंड आउट अभी क्विकली रिवाइज भी करेंगे, फिर स्टोरी टाइम आ जाए। आप अकेले हैं। FAR 1 की अपडेट दूं, आ रहे हैं आपके पास हैंड। जी बेटा, FAR 1 का रिजल्ट अच्छा आ रहा है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ 40 के आसपास की उम्मीद है इंशाल्लाह। पासिंग परसेंटेज 40% के आसपास। अच्छा पासिंग मार्क्स के लिए IKP हरकत कर सकता है। पिछली दफा 46 पे बच्चों को पास किए, इस दफा एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट FAR 1 का तो अच्छा है। टैक्स की कहीं ना कहीं कोशिश की, पता नहीं चल सका अभी टैक्स का रिजल्ट कैसा है, क्योंकि बच्चे टैक्स में ज़्यादा डरे हुए हैं ना। कितने लोग टैक्स में डरे हुए हैं? मतलब तुम लोग यार गलती से तुम लोग ना, तुम लोग वेल्थ स्टेटमेंट करके ना जाओ।
और थ्योरी भी सारी कोई कभी भी नहीं आएगी सेट करना अच्छे से करना किस किस को नहीं मिला एंड आउट? अभी वाला सिर्फ तुझे नहीं मिला है ना, बस कल ले लेना, तू तेरा क्या। आए सर क्विकली रिवाइज करते हैं। अब तक जो हमने आज IAS 41 में पढ़ा, क्या पढ़ा आज हमने IAS 41 में? हमने पढ़ा कि सर इस स्टैंडर्ड के आने का मकसद यही था कि ये जो इन्वेंट्री होती है वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। नॉर्मल इन्वेंट्री जिस पोजीशन में ले उसी में रहेगी या तो खराब हो जाएगी, लेकिन हमने कहा ये इन्वेंट्री वक्त के साथ क्या होगी, बढ़ेगी। सर फिर हम आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सर ये जो स्टैंडर्ड है इसके स्कोप में सिर्फ और सिर्फ वो आएंगे जिनके 3 लिविंग एनिमल और प्लांट 3 पर्पसेस हो। क्या? जिनको या तो आपको बेचना हो, या तो जिनके जो है बच्चों को बेचना हो रिप्रोडक्शन करवा के, या तो आपने कहा जिनके एग्रीकल्चरल आउटपुट को बेचना हो। फिर हमने पढ़ा कि सर इसके स्कोप में हर तरह का एनिमल और प्लांट आएगा जो कि इन पर्पसेस के लिए हो, लेकिन वो जमीन नहीं आएगी जिसके ऊपर आप ये काम करते हो बायोलॉजिकल एसिड का, चाहे वो आपके भैंस के बाड़े की जमीन हो, चाहे वो आपके जो है आम के बागात की जमीन हो, वो इसमें नहीं आएगी। और हमने कहा अगर आपको कोई इंटेंजिबल मिला है वो इसमें। फिर हमने मेजर डेफिनेशन पढ़ी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है कि बायोलॉजिकल एसिड की देखभाल करना 3 पर्पसेस, वही बेचने के लिए, रिप्रोडक्शन या उसके आउटपुट के लिए। सही है सर। फिर हमने पढ़ा कि सर हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट आया ट्रीज में आता है बायोलॉजिकल बेरर प्लांट का। ट्रीज 2 तरह के, जो वुड वाले हैं वो क्या होंगे, बायोलॉजिकल एसिड होंगे, लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाले हैं वो इनिशियली क्या होंगे, जिस दिन वो दरख्त बन के तैयार हो गए कि अब हमने कहा इनके आउटपुट की बारी है, तो उस दिन वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बायोलॉजिकल एसिड नहीं रहेंगे, क्या बन जाएंगे, पीपी। IAS 16 बोलेगा भाई अब एक तरह की मशीन है जो कि आउटपुट अब ये डेप्रिशिएट भी होगा और इनके सारे मामला जो होते हैं पीपी वाले वो होंगे। यहां तक हम क्लियर हैं। यहां पर अगर FAR 1 में उसने पीपी का डिस्क्लोजर दे दिया, वैसे नहीं देगा, दे दिया, सही है, क्योंकि 8 नंबर तक का सवाल है, तो उसके अंदर बेरर प्लांट भी क्या होगा, उस कॉलम में आ जाएगा। सही है। ये टॉपिक हमें IAS 20 रिवाइज करवाएगा जो कि हम देखेंगे। यहां तक हम क्लियर हैं। आए सर अब आते हैं क्विकली और आज की क्लास के स्टोरी टाइम पर आते हैं। और याद रखें, कोई भी क्लास है यहाँ पे, कोई बी लॉ? सर याद रखिएगा कि जो हमारा स्टोरी टाइम है, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे फर्म के ऊपर। अभी फर्म के वैसे इंडक्शंस के टाइमिंग चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं, बोलते सर हम ये कोर्स कर लें, वो कोर्स कर लें। यकीन माने फर्म के इंटरव्यू में आपके कोर्सेज किसी सूरत काम नहीं आएंगे। चाहे आपने एक्सेल का कोर्स किया वो, अब तो तुम लोग ये हैंड ऑन कोर्सेज, या आपने बच्चे बोलते हैं मैं सैप कर लूँ, ये एक तो उसूल याद रखो, कोर्स तब करो जब तुम उसकी प्रैक्टिस कर पाओ। ज़िंदगी में बच्चे पता नहीं कौन कौन से बचपन में कोर्सेज कर लेते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये वो, और आप प्रैक्टिस नहीं होती, आप भूल जाते हैं। इंसान है ना, अल्लाह ने रखा है कि चीज़ें मर्द जल्दी भूलते हैं, औरतें थोड़ा लेट भूलती हैं, लेकिन भूल जाते हैं ना सर। तो हमने कहा कोर्सेज हम क्या करते हैं सर, भूल जाते हैं, तो ना करें। हाँ, जो एक चीज़ फर्म इंटरव्यू में काम आती है वो होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आप कैसे बात, अच्छा देखें, अंग्रेजी की कम्युनिकेशन स्किल, अंग्रेजी तो अच्छी अगर आपकी हो जाए तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। वो आपको टेस्ट करते हैं, खास तौर पे हमारी एक फर्म है जिसका नाम है कम पैसे मिलेंगे, KPMG। सही है, KPMG। हम मजाक में कहते थे कि हमारे टाइम पे KPMG सबसे कम गंदा, मतलब सबसे बेकार सा ऑडिट बिग 4 में करती थी, तो हम कहते थे कि यार KPMG में अब पता नहीं बड़ा हो गया, इनको सेकंडमेंट पे भेजना होता है, तो बोलते हैं हमें वो बच्चा चाहिए जो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोले। लेकिन अदर देन KPMG, PwC में भी थोड़ा बहुत इसको देखते हैं, लेकिन छोटी फर्म्स में इतनी इंग्लिश नहीं देखते, लेकिन वो ये देखते हैं कि यार ये कॉन्फिडेंट कितना साउंड कर रहा है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इसकी जेस्चर्स कैसे हैं। कोई टेढ़ा सवाल पूछते हैं तो ये पैनिक तो नहीं हो रहा। एक चीज़ तो इसमें याद रखना था, पिछले दिनों मेरे पास 2 स्टूडेंट आए, सही है, जिनको स्टैमरिंग का इशू था। जिनको कहते हैं हम हकलाना, एक नेचुरल अल्लाह की तरफ से। उन बच्चों ने गलती ये की, उनके इंटरव्यू दे रहे थे, फेल हुए जा रहे थे। वो
तो उन बच्चों ने गलती ये की थी कि इन्होंने इंटरव्यू के शुरू में ये नहीं बताया। मेरे पास आए, बोला सर ये हो ही नहीं रहा। मैंने कहा भाई तू जाकर सबसे पहले ये बता दे तेरा ये इशू है। मैंने कहा उससे क्या होगा, अगला उसके माइंड में आ जाएगा कि ये बच्चा जो है इसके साथ एक नेचुरल मसला है, ये बेचारा प्रेशर में इसके से नहीं हो रहा है। तो कोई ऐसा हो तो आपने जाके शुरू में, लेकिन ऐसा नहीं कि है नहीं इशू और मैंने जाकर के बोल दिया मेरे को इशू है। सर फर्म में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत, वो सिर्फ आपकी देखिए, एक आपके रिजल्ट से आपका देखते हैं कि बच्चा कितना तेज है, दूसरा आपकी, तीसरा कोई उनके पास क्राइटेरिया ही नहीं है जज करने का कि आप कितने तेज हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, कोशिश करो थोड़ी ऐसी अंग्रेजी, उर्दू में भी अंग्रेजी के अल्फाज अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कम्युनिकेशन स्किल्स के तौर पे ही नापा जाता है, और ख़ास तौर पे अच्छी तब समझी जाती है जब आप बीच बीच में अंग्रेजी घुसा रहे हो। चले सर, हम मिलेंगे कल 11:30 या 11 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।